बच्चों लास्ट टाइम हमने काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किया था। आज हम काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर में बार बार डिफाइन किया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मुराद रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट का सम है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, इवन फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं। आज हम काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट पी में जा रहा है और T0 पर ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो स्मॉल ए है और प्रोडक्ट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0 है। जबकि आफ्टर टाइम T रिएक्टेंट ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से इंक्रीज करके x हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि ये A इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि A माइनस एक्स और x ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं और ये वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन यूं लिखा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेज टू पावर 1। आप जानते हैं कि अवेलेबल कंसंट्रेशन से मुराद टाइम t पर A की कंसंट्रेशन है, जिसको मैंने A माइनस एक्स का नाम दिया है। तो हम A को, कैपिटल A को A माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दो तरीकों से लिखा जा सकता है, इन टर्म ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखें तो फिर ये dP ओवर dt होगा, जबकि P की अवेलेबल कंसंट्रेशन को हमने x का नाम दिया है, इसलिए ये dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। A माइनस एक्स रेज टू पावर 1 है। आप जानते हैं कि जब ये आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो इधर एक कांस्टेंट आता है जिसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दरअसल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ है, जिसमें dx ओवर dt रेट ऑफ रिएक्शन है विद रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जबकि A माइनस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है एट एनी टाइम t। जबकि ये जो K है ये रेट कांस्टेंट है, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कंडीशन पर कांस्टेंट होता है। रिएक्शन टू रिएक्शन K की वैल्यू वेरी करती है और जो K है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन K की वैल्यू टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। और ये जो K है इसके यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर ये चूंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए K के यूनिट पर सेकंड हैं और वो यहीं से निकाले जा सकते हैं। मसलन dx ओवर dt रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट हैं मोल पर dm क्यूब पर सेकंड, जबकि A माइनस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जिसके यूनिट मोल पर dm क्यूब हैं। ये मोल पर dm क्यूब कैंसिल हो जाएंगे तो जो K के यूनिट बनेंगे वो पर सेकंड होंगे। याद रहे आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन था तो K के यूनिट मोल पर dm क्यूब पर सेकंड थे, जब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो K के यूनिट पर सेकंड है। तो बच्चों ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें दरअसल dx ओवर dt x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t
A माइनस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है और K इसमें कांस्टेंट है। इस मैथमेटिकल रिलेशन को वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें इक्वलिटी का साइन मौजूद है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें दो चीजें वेरिएबल हैं, x और t इसमें वेरिएबल हैं और वो सेपरेट किए जा सकते हैं, इसलिए ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है और फिर इंटीग्रेट किया जाता है। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए मैं a माइनस एक्स को इस तरफ ले जा रहा हूं और ये जो dt है इसको इस तरफ ले जा रहा हूं, तो ये dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करने लगा हूं, यानी ये dx ओवर a माइनस एक्स का इंटेग्रल और ये k कांस्टेंट है, इसको इंटेग्रल की आउटसाइड पर लिखते हैं और ये जो dt है इसका ये इंटेग्रल है। बच्चों इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले हैं, मसलन एक फार्मूला ये है कि अगर आपने इंटेग्रल ऑफ dx लिखना है तो उसका इंटेग्रल x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, जबकि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद हो तो उसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं। आप नोट करें कि a माइनस एक्स का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं, याद रहे कि एक कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, फिर ये माइनस है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो a माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 है, वो इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। फिर इसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखेंगे। अगर आपने इधर माइनस लगाना है तो फिर आपको इधर भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर भी माइनस लगाया और मैंने इंटेग्रल की आउटसाइड पर भी माइनस लगाया। जब मैंने यहाँ पर माइनस लगाया तो ये नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं और ये वाला माइनस इसकी आउटसाइड पर मौजूद था। ये आप dt का इंटेग्रल लिखेंगे तो ऑफ कोर्स t आएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप c की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं। अब इनिशियल कंडीशंस क्या हैं? इनिशियल कंडीशन से मुराद ये है कि जब टाइम 0 था तब रिएक्शन ने प्रोग्रेस नहीं की थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x या रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था वो 0 थी। जब t 0 है तो x 0 है। ये कंडीशन आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन पर अप्लाई कर दें, जहां x है वहां 0 लिख दें, जहां t है वहां 0 लिख दें, तो ये 0 k से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म 0, ये x 0 हो जाएगा तो माइनस log a रहेगा, यानी जो c की वैल्यू है वो माइनस log a आएगी। t की ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन 5.3 में यहाँ पर पुट कर दें। जब आप c की ये वैल्यू जो कि माइनस log a है यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन रीअरेंज होकर यूं आ जाएगा, माइनस log ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस log ऑफ a, जो कि c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी इधर हमने पुट की है। ये जो माइनस log a है इसको आप इक्वेशन की इस साइड पर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर माइनस है दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि log ऑफ a माइनस log b जो होता है ना वो log a माइनस log b होता है। ये log की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। वही वाली प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे या log का यही वाला फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये log a माइनस log a माइनस एक्स जो है
वो log a ओवर a माइनस एक्स हो जाएगा और ये के टी एज सच यहां पर आ जाएगा। ये वाला जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, जबकि ए माइनस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी है। टी जो है वो इसमें टाइम है और के इसमें कांस्टेंट है। ये जो log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है और ये जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और ये जो k है ये इस प्लॉट की स्लोप है और ये y इज इक्वल टू mx टाइप एक्सप्रेशन है, यानी ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसमें ये log ऑफ दिस डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और k इस प्लॉट की स्लोप है। यानी अगर मैं log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करूं तो ये प्लॉट स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो मैंने कहा कि ऊपर वाला एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका प्लॉट स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा, स्लोप से k की वैल्यू निकाली जा सकती है, जबकि k के यूनिट भी ऊपर वाले एक्सप्रेशन से निकाले जा सकते हैं। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके आप k निकाल लें, k को इधर रहने दें, t को दूसरी साइड पर ले जाएं तो 1 ओवर t इंटू log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स हो जाएगा। जब आप यहां से k निकालेंगे तो k इसके इक्वल आ जाएगा। अब याद रहे कि ये ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स यानी अवेलेबल कंसंट्रेशन है। इसके यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, इसके यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है। तो log के अंदर जो क्वांटिटी मौजूद है वो डायमेंशन लेस है, तो 1 ओवर टी के यूनिट पर सेकंड होंगे, सो k के जो यूनिट होंगे वो पर सेकंड होंगे, जो इस बात को इंडिकेट करेंगे कि ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन है या इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक टर्म बताया हाफ लाइफ पीरियड, उसको मैंने डिफाइन भी किया था। इससे मुराद वो टाइम है जब रिएक्शन 50% तक कंप्लीट हो जाता है, या इससे मुराद वो टाइम है जब 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इससे मुराद वो टाइम है जब रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाती है, या इससे मुराद वो टाइम है जब रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ के इक्वल हो जाती है। तो इन डेफिनेशन को यूज करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन है, ये जब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के इक्वल हो जाती है तो यहाँ से आप x भी रीअरेंज करके निकाल सकते हैं, या रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है x, वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाती है, तब तक रिएक्शन जो टाइम लेता है वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। अब x की ये वाली वैल्यू अगर आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, या a माइनस एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो ये a हाफ और ये ऊपर a रहेगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये log ऑफ 2 1/k हो जाएगा। अगर 2 का आप log लेते हैं तो ये 0.693 हो जाएगा, और ये जो हाफ लाइफ पीरियड है ये 0.693 ओवर k हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, जबकि जीरो ऑर्डर के केस में ये जो हाफ लाइफ पीरियड था ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था।
But in case of first order reaction, half life period is independent of initial concentration of the reactant. तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एस्पेक्ट थे। इसके कुछ एस्पेक्ट अभी बाकी हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।